जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीएनटी एक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट से आपके जीपीएससी में दोस्तों 5 प्रश्न रहेंगे और ये 5 प्रश्न जो है आपको एक लीडिंग पॉइंट होगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत एक कठिन टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों, तो सीएनटी एक्ट की शुरुआत अगर देखना है तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध से ही देखेंगे हम लोग। आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध जो था, अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था, जो एक देखें तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा उपलब्धि थी, क्योंकि इसमें 3 शासक, उस समय मुख्य रूप से अवध के शासक थे और जो बंगाल के शासक थे उनको हराया गया था। और हराने के बाद इनसे देखें तो हेक्टर मुनरो की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई और 1765 ईस्वी में हारे हुए व्यक्तियों के साथ संधि करने के लिए लॉर्ड क्लाइव जो थे इंग्लैंड से वापस आते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद में एक संधि रखी इन लोग के समक्ष, और इस संधि के तहत देखिए दोस्तों, तो इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। यहाँ पर देखिए तो इलाहाबाद की संधि, ये पूछा भी जाता है प्रश्न कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके तहत देखें तो दीवानी अधिकार प्राप्त होता है। दीवानी अधिकार से साफ साफ समझ लीजिए दोस्तों कि धन संपत्ति, पैसा से संबंधित, जमीन से संबंधित सारे अधिकार किसके पास चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए, कुछ शर्तों के साथ। जितने भी यहाँ पर राजा थे कुछ शर्तों के साथ उनको शासन के रूप में छोड़ दिया गया, लेकिन दीवानी अधिकार को अपने अंदर अंग्रेजों ने ले लिया। यही एक बहुत बड़ा विजय थी अंग्रेजों का। अब दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि बंगाल और बिहार में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो हमारा जो झारखंड था, जो अंग्रेजों काल में इसे छोटा नागपुर कहा गया है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो छोटा नागपुर में भी दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तो अब अंग्रेज सोचते थे कैसे यहाँ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर का वसूली करें, कैसे से ज़्यादा हम लोग धन कमाएं, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे कि अंग्रेज जो थे वो हमेशा लालची थे और मानव स्वभाव ही है दोस्तों कि लालची होना, तो इन लोग कुछ ज़्यादा ही लालची थे और पैसे की लालच में यहाँ के देखें तो लोगों का शोषण करना शुरू होता है। बात क्या होती है दोस्तों कि ये लोग झारखंड में जैसे ही दीवानी अधिकार प्राप्त होता है तो छोटा नागपुर के जो यहाँ के राजा रहते हैं, जैसे कि ढालभूम के राजा हो गए, नागवंशी राजा हो गए और छोटे छोटे जो राजा थे, उन लोगों ने यहाँ पर काकर एक षड्यंत्रकारी निर्णय किया अंग्रेजों ने। और षड्यंत्रकारी इन लोग की परंपरा थी कि षड्यंत्र करना, फूट डालो और राज करो की नीति था, यानी कि घर में ही फूट डालो और अपना शासन व्यवस्था स्थापित करो। यही काम इन्होंने किया अंग्रेजों ने। जब झारखंड में आए दोस्तों इन लोग, तो क्या किया कि यहाँ के राजाओं से कैसे संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लें, कैसे ज़्यादा लें, तो उसके लिए क्या किए कि इन लोग जो राजा महाराजा थे उनके परिवार में ही फूट डालना शुरू किए। जैसे कि उसके बोला गया कि आपको राजा बना देंगे, उसके भतीजा को बोलता राजा के कोई अगर मान लीजिए कि भाई है, उसको बोलता कि आपको राजा बना देंगे, तो बदले में आप हमको क्या दीजिएगा। कोई भी आदमी, मानव स्वभाव है कि लालची होता है और लालच ही आदमी को सबसे बड़ा कारण होता है किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए तो जो राजा का भाई होता था, राजा का भतीजा होता था, तो सब क्या करते थे, अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते थे और अंग्रेज उनसे संपर्क स्थापित करती थे, बोलती थी कि अगला राजा हम आपको बनाएंगे, आपके फिलहाल जो राजा वर्तमान को उनको हटा देंगे। वैसी स्थिति में क्या होता था, तो अंग्रेज भी उससे कुछ डिमांड रखते थे कि आपको हम राजा बनाएंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा। तो बदले में उनको क्या दिया करता था, तो कर देने का निर्णय लिया गया कि आप वार्षिक या सालाना कर हमको इतना रुपया के रूप में दीजिएगा। तो अंग्रेजों की यह नीति चलती रही। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 1700 पहली घटना देखने को मिलता है 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में जो थे ढालभूम के जो राजा थे, तो ढालभूम के राजा थे जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके यहाँ के अंग्रेजों ने नींबू ढाल को राजा बना दिया। तो 1767 में ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया गया। उसकी जगह पर किसको राजा बनाया गया? नींबू ढाल को। और नींबू ढाल से यह कहा गया कि आप बदले में हमको कर दीजिएगा। तो नींबू ढाल ने सालाना 5500 रुपया वार्षिकांक कर देना स्वीकार किया अंग्रेजों को। दूसरी घटना अगर देखने की बात करें दोस्तों, तो आप देखते होंगे कि 1771 ईस्वी में, 1771 में आप देखते हैं कि जो नागवंशी राजा थे, छोटा नागपुर की अगर बात करें दोस्तों, तो छोटा नागपुर के उस समय राजा जो थे दर्पनाथ शाह। तो दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करते हैं और बदले में दर्पनाथ शाह जी होते हैं ये 12,000 रुपया कर देना स्वीकार करते हैं अंग्रेजों को।
तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो 12,000 रुपये कर देना स्वीकार करते हैं अंग्रेजों के, यानी कि अंग्रेजों का धीरे धीरे यहाँ के राजाओं के ऊपर शासन व्यवस्था स्थापित होने लगी। अब इन लोग क्या करते थे कि यहाँ से और लोगों से ज़्यादा कर वसूली करने के लिए एक से एक नियम बनाते चले गए। इसी दौरान अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि 1772 ईस्वी में जेकब केमक के द्वारा, यहाँ पर अगर देखें तो 1772 ईस्वी में क्या होता है कि जेकब केमक जो होते हैं ये रामगढ़ जिला की स्थापना करते हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रामगढ़ जिला की स्थापना किसने किया। जेकब केमक के द्वारा 1772 ईस्वी में रामगढ़ जिला की स्थापना किया गया और इसमें 3 जिलों को शामिल किया गया था, 3 क्षेत्रों को उस समय शामिल किया गया था, जैसे कि आपका रामगढ़ हो गया, पलामू हो गया और छोटा नागपुर, तीनों को मिला करके ये स्थापित किया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए तो इन लोग किसी तरह से अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करके यहाँ के लोगों को शोषण करना चाह रहे थे। इसके बाद सबसे बड़ी घटना आगे देखने को मिलती है दोस्तों, तो आपको हम लोग आगे देखेंगे उसमें, जब 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की था, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये VVI वाला क्वेश्चन है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब स्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार में लागू करता है, उस समय झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में भी लागू होता है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इस जमींदारी व्यवस्था के तहत मुख्य रूप से यहाँ के जो जमींदार होते थे, यहाँ पर उनकी जमींदारी अधिकार प्राप्त हो जाती है और जमींदार को ये भी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप जो काश्तकार हैं यानी किसान है, उसका अगर लगान नहीं चुका रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका ज़मीन को आप अधिग्रहण कर सकते हैं और दूसरे को किसी और को देख सकते हैं। जब ये बंदोबस्त व्यवस्था लाया गया था उससे पहले या तो राजा होता था ज़मीन का मालिक, यानी कि होता जमींदार होते थे, या होते थे काश्तकार होते थे, लेकिन यहाँ पर काश्तकार का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह व्यवस्था लाया गया कि इसलिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगान वसूल कर सके। यह व्यवस्था लाने के बाद देखें तो यहाँ की जनजातियाँ जो थी उनकी जो ज़मीन थी, जिस ज़मीन को हम लोग जानते होंगे कि खुटकट्टी ज़मीन, भुइंहरी ज़मीन कहते थे। खुटकट्टी ज़मीन किसे कहा गया दोस्तों, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि मुंडा लोगों के द्वारा जो ज़मीन को साफ करके फरदा करके जो ज़मीन बनाया गया था उस ज़मीन को कहा गया था खुटकट्टी ज़मीन, खुटकट्टी। और वहीं पर देखिए दोस्तों उरांव लोग के द्वारा जो ज़मीन को साफ करके बसाया गया शहर था, उस उरांव लोगों की ज़मीन को कहा गया था भुइंहरी ज़मीन। यही चीज़ था, आप प्रशासन व्यवस्था में पढ़ेंगे, वहाँ पर अगर नई वीडियो देखे होंगे तो पहले उसको देखेंगे तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्या था कि भुइंहरी ज़मीन और खुटकट्टी ज़मीन जो यहाँ के काश्तकार लोगों के पास जो पहले से थी वो यहाँ पर उन लोग की धीरे धीरे अब छीनता चला गया। ये जमींदारी व्यवस्था जो थी दोस्तों इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि पूरे झारखंड में त्राहिमाम मच गया था। कारण इसका क्या था दोस्तों कि जमींदार जो थे वो लगान किसी भी परिस्थिति में वसूल करना चाहते, तो मार के वसूल करे, कूट के करे, चाहे आपका ज़मीन छीन के करे। यहाँ पर देखें तो जो जमींदार होते थे वो लगान नहीं चुकाने पर जो किसान होते थे यानी जो काश्तकार होते थे उनका ज़मीन छीन लेता था और दूसरे ज़मीन को अधिग्रहित कर देता था अपने अंदर और दूसरे को किसी और को दे देता था। ऐसी परिस्थिति में देखें तो झारखंड में जो थे, जो बाहर से आए वाले लोग, यहाँ पर देखें तो जो साहूकार हो गए, इसके बाद मरवाड़ी हो गए, सेठ लोग हो गए, जो ठेकेदार हो गए, जमींदार हो गए, तो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आदिवासियों के ज़मीन को धीरे धीरे गैर आदिवासियों में हस्तांतरित होते चली गए। कारण ये था कि आदिवासी के ज़मीन वो लोग देखें तो लगान नहीं चुका पाते थे। वो लगान नहीं चुका पाने के कारण जो जमींदार होते थे उन लोग से ज़मीन को छीन करके किसी दूसरे साहूकार को दे देते थे, दूसरे ठेकेदार को दे देते थे, दूसरे जमींदार को दे देते थे। तो वैसी स्थिति में यहाँ के आदिवासी जनजातियों की जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे जो उनकी खुटकट्टी ज़मीन, भुइंहरी ज़मीन थी वो हस्तांतरित होती चली गई। किसके पास? तो गैर आदिवासियों के पास, साहूकारों सेठों के पास चली गई। यानी कि यहाँ पर देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और यहाँ के जो आदिवासियों की ज़मीन जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन हो गई गैर आदिवासियों में। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें देखते हैं कि ये प्रक्रिया अंग्रेजों के द्वारा शोषण का रुकती नहीं है, ये प्रक्रिया धीरे धीरे निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो स्थानीय जो यहाँ पर लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है। आप जानते हो कि झारखंड में 50-60 विद्रोह हुए हैं और ये लगभग विद्रोह जो थे कंटिन्यू होता रहा। जो विद्रोह कोई शांत होता तो दूसरा विद्रोह जन्म लेता है, जैसे कि आप लोग जानते हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह हुआ, लास्ट में मुंडा विद्रोह हुआ, जो इसके बाद लास्ट में देखें तो उलगुलान विद्रोह हो जाता है। तो
तो राहे सिल्ली वगैरह में जो मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो इस तरह की जो क्षेत्र था वो 50-60 सालों तक एक विद्रोह चला था, बहुत लंबा 10 साल 20 साल। तो एक यहाँ पर देखें तो ये विद्रोह का कारण क्या था, क्योंकि इनकी ज़मीन भी छीन रही थी, धीरे धीरे इनके जो रहन सहन की परंपराओं की व्यवस्था थी उनको भी छेड़छाड़ किया जा रहा था। जैसे कि अगर देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि आदिवासी जनजातियों में जो हड़िया होता है वो इन लोग का पेय पदार्थ होता है, प्रिय पदार्थ होता है, उन लोग पीने के उपयोग में करते हैं, देवता में चढ़ाते भी हैं। अब क्या किया अंग्रेजों ने, इतना धूर्त थे कि 1824 ईस्वी में हड़िया पर भी इन लोग ने कर लगा दिया, यानी पच्यूत नामक कर, उस नाम को याद रख सकते हैं, पच्यूत नामक कर इन लोग लगा दिया हड़िया में 1824 ईस्वी में। इस प्रकार से इन लोग शोषण की प्रक्रिया जो थी दिन पर दिन बढ़ते गया, और नहीं इन लोग का पेट भरा तो आगे जाके इन लोग जो आदिवासी जनजाति लोग थे वो जंगल से अपना जीवन को निर्वाहन करते थे, ज़्यादातर वस्तुओं को जंगल से लाते थे और खाते थे, जैसे कि लूट ला और कूट खाओ की ज़िंदगी इन लोग जीते थे। तो क्या किया कि जंगल कानून को भी इन लोग बना दिया। 1878 ईस्वी में इन लोग जो भूमि संबंधी पहली बार कानून बनाया गया, इस कानून के तहत जो जंगल का अधिकार से भी इन लोग को वंचित कर दिया गया, यानी जंगल के अधिकार में भी अंग्रेजों का अधिकार होगा। तो झारखंड में बहुत ज़्यादा विद्रोह होने के यही सब कारण रहे हैं। तब अंग्रेजों ने सोचा कि इतना बड़ा बड़ा विद्रोह हो रहा है तो क्या किया जाए, कैसे इन विद्रोहों को रोका जाए, यहाँ के जनजातियों को कैसे शांत किया जाए, यहाँ कैसे शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने फिर सोचा कि इनके लिए कुछ अच्छी पहल किया जाए। तब जा कर के देखें दोस्तों तो 1937 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल को लागू किया जाता है, यानी कुछ इस समय हक इन लोग को प्रदान किया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल कहाँ लागू किया गया था दोस्तों, ये पिछले बार जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। विल्किंसन रूल की अगर बात करें दोस्तों तो ये 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था। यानी कि ज़मीनों का अधिग्रहण बहुत ज़्यादा होने लगा, यहाँ के लोग विद्रोह करने लगे, तो लास्ट में अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा, यहाँ के लोगों के सामने झुकना पड़ा। झुकने के बाद ही इन लोग देखें तो कुछ अच्छे अच्छे काम को किए ताकि यहाँ के जनजातियों के विद्रोहों को शांत किया जा सके और अच्छी से शासन व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। इसके बाद देखें तो 1837 में विल्किंसन रूल लाया गया। और देखें दोस्तों तो 1854 ईस्वी में बंगाल प्रांत के अंतर्गत, पहले झारखंड भी देखें तो बंगाल प्रांत में आता था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र को अगर देखें तो नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया गया। ये भी वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहले अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल लाकर कोल्हान के क्षेत्रों में हो जनजाति के लोगों को शांत करने का अधिकार दिया गया, और हो लोगों की जो शासन व्यवस्था थी उनको मर्यादा देने का काम किया गया। तो 1837 ईस्वी में जब शासन व्यवस्था पर जरूर पढ़िएगा दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब ये सब चीज़ें वहाँ पर भी हमने पढ़ाया है, क्लियर हो जाएगा। 1854 में बंगाल प्रांत के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र को देखें तो इसको नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित किया जाता है। नॉन रेगुलेशन एरिया से तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ पर जो सामान्य नियम के कानून जो होते हैं वो लागू नहीं होंगे जब तक इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की प्रावधान करके अलग से घोषणा न किया जाए। जैसे अनुसूची 5 में भी भारतीय संविधान में रखा जाता है, वही रूल मान लीजिए कि 1854 में बंगाल प्रांत के अंतर्गत छोटा नागपुर को नॉन रेगुलेशन एक्ट घोषित किया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा कुछ प्रयास किए गए। आगे चल करके देखें तो तब भी विद्रोह शांत नहीं हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1855 में संथाल विद्रोह होता है, जो एक बहुत बड़ा विद्रोह था जिसमें लगभग 15,000 संथाल मारे गए थे। मतलब खून की एक घोली टाइप का बह गई थी, इतनी बड़ा विद्रोह चला था संथाल विद्रोह, जिसमें सिंधु कान्हू वगैरह की मुख्य भूमिका थी और उनके भाई चांद भैरव और फूलो जान्हो वगैरह की भूमिका निभाई थी। अब देखिए दोस्तों तो ये विद्रोह के मतलब रोकने के लिए अंग्रेज सोचते थे कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब इन जनजातियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, क्या इनको हक प्रदान किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि इनकी सबसे बड़ी समस्या भूमि से संबंधित है, क्योंकि इनकी भूमि को अधिग्रहण करके गैर आदिवासियों ने अपने अंदर समाहित कर लिया है, और यहाँ के जो मूल निवासी थे आदिवासी जिसको बोला जाता है, उनकी ज़मीन को फिर से मालिकाना हक प्रदान किया जाए। तब जाकर के क्या होता है कि यहाँ पर देखें तो 1862 ईस्वी में जमीन का सर्वे कराया जाता है। यहाँ पर देखें तो 1862 ईस्वी में राघव दास हल्थर एक जमींदार थे, उनके नेतृत्व में भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। और किस भूमि का करवाया गया दोस्तों, तो भूइंहारी जमीन का। तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। 1862 में राघव दास हल्थर
राखलदार हलसर के नेतृत्व में 1862 में ज़मीन का सर्वे कराया गया और ज़मीन का सर्वे करने वाले जो राखलदास हलसर थे और इनके सहयोगी जो थे उसमें अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन बीच में देखें तो 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है राखलदास हलसर की, और राखलदास हलसर की मृत्यु होने के बाद इस भूमि के सर्वेक्षण में देखें तो पूरा समय कब लग जाता है दोस्तों, 1869 ईस्वी तक ये प्रक्रिया पूरा होता है। यानी कि इनकी मृत्यु के बाद थोड़ा सा विलम्ब हो जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरा होता है 1869 ईस्वी में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था सिर्फ भूइंहरी जमीन का सर्वेक्षण कराया गया था, यानी कि खुटकर ज़मीन हो जाएगा, मझियस ज़मीन हो जाएगा, इसके बाद देखिए दोस्तों आपका काश्तकारी ज़मीन हो जाएगा, कोड़कर ज़मीन होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया। तो भूइंहरी ज़मीन का जब सर्वे कराया गया दोस्तों तो सर्वे के आधार पर यहाँ पर एक नियम लागू किया गया, जिसे 1869 में हम लोग बताएं छोटा नागपुर टिंस्योर एक्ट, छोटा नागपुर टिंस्योर एक्ट या छोटा नागपुर भूधुत्ती अधिनियम। ये भी प्रश्न VVI है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब 1 अप्रैल से इस नियम को लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1869 से नियम लागू हो गया और इस नियम का नाम दिया गया छोटा नागपुर भूधुत्ती अधिनियम। ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि कब लाया गया था छोटा नागपुर भूधुत्ती अधिनियम और ये किस जमीन से संबंधित थी, तो भूइंहरी जमीन के सर्वे से संबंधित ये डाटा थी इसमें, जिसमें भूइंहरी जमीन यानी ST जनजातियों के जमीन के हस्तांतरण से रिलेटेड को लेकर के इसमें प्रावधान किया गया था। ये प्रावधान किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखिएगा छोटा नागपुर भूधुत्ती अधिनियम, भूधुत्ती अधिनियम। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद भी जमीन का हस्तांतरण जो था दोस्तों वो नहीं रुका था, क्योंकि आपको पता जमीन का हस्तांतरण तो रुका, लेकिन किसका, भूइंहरी जमीन का। लेकिन आप जो खुटकटी ज़मीन है, इसके बाद काश्तकारी ज़मीन है, मतलब बोलना चाहिए कोड़कर ज़मीन है, मझियस ज़मीन, इन ज़मीनों का क्यों हस्तांतरण नहीं रुक पाया, तो इसके लिए भी लगातार विद्रोह होते चले गया। और आपको पता होगा कि 1895 में 1900 तक जो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह होता है दोस्तों, ये विद्रोह बोला जाता है कि एक निर्णायक विद्रोह था। इसी विद्रोह के परिणाम के स्वरूप अगर झारखंड में देखें तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लाया गया था। ये प्रश्न भी पूछेगा एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू जो किया गया था 1908 ईस्वी में, इससे पहले कौन से आंदोलन का मुख्य भूमिका रहा था, तो बिरसा मुंडा का उलगुलान जो विद्रोह था वो मुख्य भूमिका रहा था। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर भूइंहरी जमीन के बाद देखें तो मझियस जमीन इस सब का नहीं रुका गया, प्रक्रिया लगातार चलती रही, लेकिन विद्रोह भी नहीं रुके। तब देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा का विद्रोह होता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद यह निर्णय लिया अंग्रेज सरकार ने कि यहाँ की ज़मीन में मुख्य रूप से जो ST समुदाय के लोगों के हैं उनके ज़मीन को सुरक्षित किया जाए। भूइंहरी खुटकटी ज़मीन जो है उनको एक सर्वे करा के एक माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान किया गया कि इस ज़मीन को दूसरे ज़मीन में हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति के पास हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। यानी कि 1908 ईस्वी में CNT एक्ट लागू किया गया, तो इसके पीछे इतने सारे रीजन थे और सारे रीजन है दोस्तों, लेकिन जो VVI है जो आपके इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मैंने उन सारे पॉइंट को ही लिखा है। तो अब आपको समझ में लगभग हमको लग रहा है कि आ गया होगा। अब एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है इसमें कितने धाराएं हैं, क्या चीज़ें हैं। जैसे कि 271 धाराएं हैं, 19 अध्याय में बांटा गया है। इन सारी चीज़ों को एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं, जिसमें से 2-3 प्रश्न हमेशा यहाँ से रहेंगे कि सर्वेक्षण में किसका मुख्य भूमिका रहा है, सर्वेक्षण कितने दिन तक चला, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन कौन से अनुच्छेद को रखा गया है। तो एक चार्ट में इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और ये चार्ट जो है प्रिपेयर हो चुका है। इस चार्ट में उन सारे बिंदुओं को हमने लिखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले बार एग्जाम में देखें दोस्तों तो 1-2 प्रश्न यहाँ से हमेशा रहते हैं, और आगे एग्जाम में भी अगर देखेंगे तो 1-2 प्रश्न हमेशा रहेंगे इसमें। तो चलिए उस मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें दोस्तों तो CNT एक्ट सब में कॉमन रहेगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसके लागू होने की तिथि क्या थी, तो CNT एक्ट को लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 को। यह प्रक्रिया देखें दोस्तों तो 1903 से प्रारंभ हुआ, 5 में कुछ संशोधन हुआ और लास्टली देखें तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू है, और वर्तमान में अगर देखें तो अभी तक ये लागू है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो इसमें कुल जो है आपके 19 अध्याय को शामिल किया गया है, और 19 अध्याय में जो भी धाराएँ हैं उसके माध्यम से हम लोग डिटेलिक्स भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों तो इसमें कुल कितने धाराएँ हैं, तो 271 धारा है, यानी कि 19 अध्याय में 271 धाराएं को आपको पढ़ना है।
इसके देखें दोस्तों तो CNT एक्ट के जन्मदाता किन्हें माना जाता है, तो CNT एक्ट के जन्मदाता माना जाता है हाफमैन को। हाफमैन ने ही ये पूरे ब्यौरा को तैयार किया था, इसीलिए इसे जन्मदाता भी माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हाफमैन। इसमें शामिल भूमि, कौन कौन सी भूमि जो है CNT एक्ट के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है, तो उस पॉइंट को भी याद रखना है कि मुंडारी भूमि को शामिल किया गया है, खुटकट्टी भूमि को शामिल किया गया है, भुइहरी और कुड़कर जमीन को। तो मुंडारी भूमि, खुटकट्टी भूमि, भुइहर भूमि और कुड़कर भूमि, क्या कौन सी भूमियाँ होती हैं, भूमि की किस भूमि के अंतर्गत किसको रखा जाता है, ये सारे हम अगले पॉइंट जब पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें आपकी चर्चा करेंगे जब हम लोग इसको धारा को पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों तो इसका CNT एक्ट के लाने का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना, यानी जो आदिवासी की जो भूमि थी उसको अवैध कब्जा करके गैर आदिवासियों को दे दिया जाता था, तो इसे रोकने के लिए यह कानून को लाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुल खर्च कितना आया। CNT एक्ट के जो सर्वे हुआ उसमें जो प्रक्रिया के दौरान जो अधिकारी नियुक्त हुए, चाहे इसमें जितने भी खर्च आई तो उस अधिकारी के वेस्ट करने में, मतलब कोई भी अधिकारी काम करेगा तो पैसा तो लेगा ही, तो यहाँ पर देखिए तो इसका कुल खर्च आया था 19 लाख रुपये। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कुल खर्च कितना आया था, तो 19 लाख रुपये इसमें खर्च आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो प्रभावित प्रमंडल की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें कितने प्रमंडल प्रभावित होंगे, तो 4 प्रमंडल प्रभावित हैं। एक कौन सा प्रमंडल प्रभावित नहीं है, ये आपको पता होगा कि संथाल परगना जो है वो प्रभावित नहीं था, क्योंकि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे जो 1949 ईस्वी में लागू हुआ है। इसमें 4 प्रमंडल आपको पता होगा कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल और आपका पलामू प्रमंडल, ये 4 प्रमंडल हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रभावित जिले, तो आपको पता होगा कि कोल्हान में कितने ज़िले हैं दोस्तों 3, इसके बाद पलामू में कितने ज़िले हैं 3, और बाकी इधर देख ले तो आप उसको जोड़ सकते हैं कि 24 ज़िले में 6 ज़िले इधर हो गए और 6 ज़िले आपके जो आते हैं आपका संथाल परगना में होता है। यानी कि टोटल अगर बात करें तो संथाल परगना को निकाल देंगे 24 ज़िलों में से तो आपके 18 ज़िले प्रभावित होंगे, उत्तरी छोटा नागपुर ज़िले और दक्षिणी छोटा नागपुर के ज़िले और कोल्हान और पलामू के ज़िले, इतने ज़िले में यानी टोटल 18 ज़िले प्रभावित हैं और जो 6 ज़िले हैं आपका संथाल परगना वाला वो इससे प्रभावित नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों तो द्वितीय वर्ष का जो सर्वे हुआ था उसको सर्वे का नाम क्या दिया गया था। द्वितीय वर्ष का जो सर्वे हुआ था उसका नाम दिया गया था कड ट्रड सर्वे, तो कड ट्रस्ट सर्वे जो था उसको द्वितीय वर्ष सर्वे का नाम दिया गया था। तो इसको पढ़ लीजिएगा, कड स्ट्रड सर्वे बोला जाता है, थोड़ा सा इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कुल संशोधन CNT एक्ट में संशोधन की अगर देखा जाए दोस्तों तो CNT एक्ट में अभी तक वर्तमान के अनुसार से हम बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट संशोधन CNT में देखें तो 2016 में रघुवर दास के द्वारा किया गया था, तो इसमें वर्तमान में 26 बार संशोधन हो चुके हैं अभी तक वर्तमान तक, यानी 1908 से लेकर के वर्तमान अभी तक हम बात कर रहे हैं कि इसमें 26 बार संशोधन हो चुका है। जैसे कि 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की अगर 9वीं अनुसूची में CNT की कौन कौन सी धारा को शामिल किया गया है तो ये भी आपको याद रखना होगा। कौन कौन सी धारा शामिल है दोस्तों, तो 46 शामिल है, 47, 48 और फिर 48 क, यानी कि यहाँ से देखें तो 4 धारा हो गए। इसके बाद 71 क एवं ख दोनों शामिल है। इसके बाद देखें तो आपका 240, 241 और 242 शामिल है। इस तरह से अगर देखे जाए तो कितने 9वीं अनुसूची में शामिल है दोस्तों, तो 4 इधर हो गए और 5 इधर हो गए। टोटल 9 अनुसूची में 9 धाराओं को शामिल किया गया है। 47, 48 याद रखना है कि 46, 47, 48 एक साथ, फिर 48 क, इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो 71 के क और ख, इसके बाद 240, 41 और 42। बहुत ईजी है क्योंकि क्रम से देखने से आपको पता चल जाएगा। बीच में बस एक ठो ये है 71, तो 71 में कौन कौन शामिल है दोस्तों, क और ख दोनों को शामिल किया गया है। आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो एक मात्र बाहर प्रमंडल, यानी बोलना चाहिए कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो कॉमन है सब चीज़ें, तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, तो कौन से प्रमंडल इससे बाहर है, तो आपको याद रखना है कि संथाल परगना इससे बाहर है। और संथाल परगना के जो ज़िले हैं जो आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों के देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, ये सब जो ज़िले हैं इससे बाहर रखे गए हैं। यानी कि संथाल परगना के जो 6 ज़िले हैं ये आपके CNT एक्ट से बाहर हैं। वहाँ पर कौन सा एक्ट चलता है दोस्तों, तो SPT एक्ट चलता है। SPT एक्ट जो आप लोग पढ़ते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, वहाँ पर इसका चलता है। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम हमारे यहाँ ये 4 प्रमंडल में चलते हैं।
आगे देखिए दोस्तों, तो प्रेरक विद्रोह, अभी विद्रोह जैसे कि इसके बैकग्राउंड में हम पढ़ा रहे थे तो हम पर बताए थे दोस्तों, ये प्रेरक विद्रोह कौन था, बिरसा मुंडा की विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो इसको भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये तो बोलना चाहिए कि झारखंड के कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से बिरसा मुंडा से प्रश्न ना पूछे जाए। उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेगा कि प्रेरक विद्रोह कौन सा, तो बिरसा मुंडा का विद्रोह, ऑप्शन में ना रहे तो उलगुलान विद्रोह, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो CNT एक्ट के अधीन ली जाने वाली परियोजन क्षेत्र, यानी CNT एक्ट के अधीन कौन कौन से परियोजन क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो उद्योग और खनन क्षेत्र, यानी उद्योग के लिए और खनन क्षेत्र के लिए इसको किसी भी ज़मीन को CNT एक्ट से अधिग्रहित कर लिया जाएगा। यानी CNT एक्ट में आपका ज़मीन आता भी है तो सरकार जो है उद्योग के लिए और खनन के लिए यहाँ पर अधिग्रहित कर लेगी। अब क्या था दोस्तों कि 2016 में, अगर यहाँ पर देखें तो 2016 में रघुवर दास ने इसमें संशोधन किया और संशोधन के दौरान कहा कि रेल के लिए भी ज़मीन को अधिग्रहित कर सकते हैं, कोई नया भवन बनाने के लिए भी कर सकते हैं, बड़े बड़े परियोजनाओं के निर्माण के लिए भी हम भूमि को अधिग्रहित कर सकते हैं। यानी कि 2016 में संशोधन करते हुए यहाँ पर उद्योग और खनन के साथ साथ रेल और के साथ साथ अब यहाँ पर देखें तो रेल उद्योग हो गया, पहले स्कूल हो गया, भवन हो गया, बड़े बड़े इमारतों के निर्माण के लिए जो सरकारी सेवाओं से संबंधित हो तो उनके लिए भी जमीन को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। ये 2016 में संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही संशोधन के बाद बहुत हल्ला हुआ था कि रघुवर दास जो है आदिवासियों की ज़मीन को अधिग्रहित कर रहे हैं, बहुत सारे चर्चे में रहा था। और बोला जाता है कि रघुवर दास के सबसे बड़ा हारने के कारण था CNT एक्ट में संशोधन। बाकी बेचारा तो जो संशोधन हुआ था उसको तो वापस ले लिया था लास्ट में, लेकिन बहुत बड़ा कारण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शामिल प्रमुख अधिकारी, इसमें कौन कौन से शामिल हुए थे अधिकारी, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो बहुत सारे अधिकारी शामिल हुए थे, लेकिन इसमें कुछ 4-5 जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने लिखने का प्रयास किया है। जैसे डॉक्टर डेविसन, इसमें शामिल अधिकारी थे डॉक्टर डेविसन, फादर हाफमैन भी थे। इसके बाद कैप्टन ग्रे या डी ग्रे, दोनों नाम देगा तो याद थोड़ा सा रखिएगा दोस्तों। इसके बाद होता है ग्रिस्टर जो थे दोस्तों, ये भी शामिल हुए थे। ग्रिस्टर इसका पूरा नाम है ओलिफिन, ग्लिस्टर ओलिफिन भी शामिल हुए थे। एक यहाँ पर नाम जो इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है, डाल्टन कमिश्नर ग्रिमली, ये भी शामिल हुए थे। राखल दास भी शामिल हुए थे। इसके बाद जो रीड थे, स्लेमन थे, तो बहुत सारे और अधिकारी शामिल हुए थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और इतना ज़्यादा भी नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इस चलते थोड़ा सा बैकग्राउंड चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ से एकदम हम बता रहे कि 1 या 2 प्रश्न जरूर रहेंगे आपके जो एग्ज़ाम होगा JPSC उसमें। देखिए मुख्य चीज़ें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको 1-2 बार पढ़िए, याद हो जाएंगे। CNT के अब बात हुई दोस्तों धाराएं की कि 271 धाराएं हैं तो उसमें क्या पढ़ना है। तो धारा को याद नहीं करना है दोस्तों, और 271 धारा कभी ज़िंदगी में याद भी नहीं होगी। आप जितना भी रटेंगे, याद इन द सिचुएशन हो भी जाएगी तो आप 5 दिन बाद भूल जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो संविधान का अनुच्छेद पढ़ते हैं दोस्तों तो वो तो याद नहीं रहती, क्योंकि हम लोग बहुत 1 क्लास में 1 से अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोग 10वीं 11वीं में शुरू करते हैं तो मौलिक अधिकार वगैरह 10वीं 11वीं सब में पढ़ाया जाता है। तब से लेकर के मानना चाहिए कि आप तैयारी करते हैं तो कैसे ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल करते हैं, यानी 5-7 साल में पूरा अनुच्छेद नहीं याद कर पाते हैं, तो 271 आप अनुच्छेद कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर एक उपाय है दोस्तों कि उस अनुच्छेद के अंदर लिखा क्या क्या है, जैसे भूधुत्ति क्या होता है, भू अधिग्रहण क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को, ज़मीनों के काश्तकार का ज़मीन क्या होता है, तो जो एक टर्म है, जो शब्दावली है, उस परिभाषा को पढ़िए और उसके बाद धारा को पढ़िए। धारा को हम पढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन उसको PDF फॉर्म में पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा धारा को लिख कर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है और मुझे भी पूरा धारा जो है याद नहीं है, ताकि हम उस धारे को पढ़ाएंगे तो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे कि इस धारा के मुख्य बिंदुओं क्या कर रहा है, जिससे आपके माइंड सेट हो जाए और आप क्वेश्चन को आसानी से टिक आउट कर सके ऑप्शन के अनुसार से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो CNT एक्ट से संबंधित ये सारे वो बिंदुएं हैं जो बैकग्राउंड है, जिसको आप पढ़ करके आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आ गई होगी दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।